Dear student, welcome to our YouTube channel। आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है ओ रे चुड़ंगन मेरे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आपको मालूम है कि भारतीय समाज में सदियों से निसंतान माता को अभिशप्त माना गया है। पुराणों, उपनिषदों आदि ग्रंथों में इसके प्रमाण मिले हैं। संतान विहीन माता को कभी कुल की कलंकिनी कहा गया तो कभी पिशाचिनी। नारी जीवन की सफलता और सार्थकता उसके मातृत्व में है, ऐसा भी माना जाता है। समीक्षा कहानी में मौसी के माध्यम से माता न बन पाने की यंत्रणा को रूपायित किया गया है। भारतीय नारी की ममता उसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। मौसी उस ममता को अपनी दीदी के पुत्र पर दोनों हाथ लुटाती है। मातृहीन बच्चे पर दयार्द होकर उसे अपने पास ले आती है, उसे तमाम सुख सुविधाएं पहुंचाती है। कहीं लड़का ऊब न जाए इसका ख्याल करते हुए तब मौसी अपना काम छोड़कर मेरे साथ खेलती थी। मौसी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। मैं ठगा भी लूँ तो मौसी की समझ में कुछ नहीं आता था। पूरे अंटे मेरे हो जाते तब वह मुझे गोद में बिठाकर बड़ा होशियार है मेरा राजा बेटा ऐसा कहकर हंसती थी। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मौसी कितनी सीधी साधी, भोली भाली और सहज हृदय की है। उसने अपनी ओर से बच्चे की परवरिश करने में कोई कोताही न बरती थी। बच्चे के साथ रहकर उसे मानो सारे स्वर्ग या सुख प्राप्त होते थे। उसे स्कूल में भेजते समय आंगन में खड़ी रहकर देखा करती थी। बच्चे के लालन पालन, उसके साथ खेल कूद और उसके स्पर्श से मौसी का मातृत्व साकार हो उठा था। उसने भुला दिया था कि बच्चा उसका अपना नहीं उसकी दीदी का है। मौसी अपने मातृत्व को लेकर काफी चिंतित रहती है। छोटी से छोटी घटना को लेकर वह आशंकाग्रस्त रहती है। बच्चे रोज स्कूल जाते समय मोड़ पर आम के पेड़ के पास पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा करता और हाथ हिलाया भी करता था। इस पर मौसी परम प्रसन्न रहा करती थी। बाल सुलभ आचरण के चलते कभी बच्चे ने हाथ हिलाना भुला दिया, इससे मौसी बिल्कुल दुखी हो जाती, तमाम आशंकाओं से घिर जाती है। बच्चा रघु स्कूल से लौटा तो हाथ न हिलाने का कारण पूछती है। कहानीकार ने मौसी के माध्यम से कहलवाया है, ऐसे कैसे भूल गया? तुझे तो मुझसे अपनापन ही नहीं है, मैं ही तुझ पर जान देती हूँ। इतने में ही मौसी की आंखें भर आती है। दरअसल मौसी के उपयुक्त कथन में ममतत्व घुला हुआ है। यह मीठी शिकायत है तो प्यार का इजहार भी। ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर मातृत्व को लेकर कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव भी है। इसलिए उस रात को रघु को मौसी ने चुरुंगन की कहानी सुनाई थी। इस तरह की कहानियां लोक कथा के रूप में सदियों से चली आ रही है। उप कहानी मूल कथा को तीव्रता प्रदान करती है। चुरुंगन और मौसी की कहानी के माध्यम से रघु और मौसी संकेतित है। चुरुंगन की मौसी की यंत्रणा रघु की मौसी की यंत्रणा बनकर प्रकट होती है। प्रासंगिक कथा बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उसमें पैनापन है, मार्मिकता है और हृदय को द्रवित करने वाली भी है। चुरुंगन यानी पसी सावक की कहानी आपकी स्मृति में होगी ही, फिर भी उसे यहाँ प्रस्तुत करना समुचित होगा। लेखिका के शब्दों में कहानी प्रस्तुत है। एक था चुरुंगन, एकदम नन्हा सा। एक दिन उसकी माँ मर गई। चुरुंगन घोंसले में अकेला रह गया। उसकी एक मौसी थी, उसने बड़ी ममता से उसे अपने पंखे तले सहारा दिया, पाला पोसा। चुरुंगन की मौसी उसका पालन पोषण करने लगी। मौसी उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे अपना ही बच्चा समझती थी। मौसी ने उसे उड़ना सिखाया, बच्चे ने पंख फैलाए, वह अकड़ से उड़ने लगा। मौसी खुशी से फूली न समाई।
एक दिन चुरुंगन घोंसले से बाहर निकला, उड़कर दूर दूर चला गया। मौसी चुरुंगन को भूल न सकी। वह उसकी राह देखती रही और उस चुरुंगन की याद में मौसी घोंसले में रोती रहती थी। स्पष्ट है कि मौसी अपनी आप बीती सुना रही है। चुरुंगन की मौसी की कहानी एक बहाना है अपने दास्ता सुनाने का। वह मुई थी बड़ी बदनसीबी का कारण है निःसंतान होना। लोक कथा में रघु की मौसी ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। चुरुंगन उड़कर चला गया, चुरुंगन वापस आ सकता है। हृदय की प्यास और ममतत्व की भूख मिट सकती है। तमाम निराशाओं और यंत्रणाओं के बीच आशा और आनंद संधान करना, यह भारतीय दर्शन है और भारतीयता का मूल मंत्र भी। चुरुंगन की कहानी सुनाते समय मौसी का रोना कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि मौसी का हृदय के किसी कोने में भावी विरह की आशंका घनीभूत हो रही थी। मौसी की स्थिति वैसी न हो जाए जैसी चुरुंगन की मौसी की थी, तभी तो कहानीकार ने वर्णित किया है। कहानी सुनाते सुनाते मौसी खुद ही रोने लगी। उसका रोना देखकर मैं भी रोने लगा। मौसी ने मुझे गोद में लिटाया और थपथपाते हुए धीमे स्वर में वह गाने लगी, ओ रे चुरुंगन मेरे कब आएगा तू, प्यार करती हूँ तुमसे मैं पर भूल गया रे तू। आपको मालूम है कि मौसी ने पराये को पूर्णतया अपना बना लिया था, ममतत्व और मातृत्व को भर दिया था। उसे सख्त धक्का पहुंचा। यूं कह सकते हैं कि उस पर वज्रघात होता है जब रघु को लेने उसके पिता अचानक आ पहुंचते हैं। इस बात पर कि रघु को लेने आया हूं, मौसी को काटो तो खून नहीं। मौसी की इस स्थिति का चित्रण कहानीकार के शब्दों में, मौसी के हाथ का सूप जमीन पर गिरा, उसमें से चावल सब जगह बिखर गए। मौसी बिल्कुल गई बीती, सूप भी ठीक तरह पकड़ना नहीं जानती। अंततः कहा जा सकता है कि आलोच्य कहानी में मीना काकोडकर ने निसंतान मातृ हृदय की त्रासद स्थितियों को अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। मौसी ने रघु को सौतेली माँ की बहुत सी कहानियां सुनाई थी। सौतेली माताएं बूढ़ी होती है, अपार कष्ट अपने सौतेले बच्चों को देती है, मारती पीटती भी है। ऐसी बातें रघु ने सुन रखी थी। इधर पिताजी और मौसी के वार्तालाप सुनकर रघु ने समझ लिया कि उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। तब यह सोचकर मुझे रोना आया और माँ की याद में हिचकिया पर हिचकिया भरता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि कहानीकार ने आंखों देखा हाल ही नहीं बल्कि अंगों से निभाई गई स्थितियों का चित्रण किया है। बालक के हृदय की गहराई में बैठकर उसकी मानसिक स्थितियों का खुलासा किया है। बच्चे चंचल होते हैं तो उनके मानसिक भाव भी स्थिर नहीं होते। सिसकियां भर भर कर रोने वाले रघु को जैसे ही पता चलता है कि पड़ोस में रहने वाली और रघु को बहुत चाहने वाली सुरंग ही उसकी सौतेली माँ है, तब बच्चे की मानसिक स्थिति तत्काल बदल जाती है। कौन है वह सुरंग? सुरंग मेरी आंखें चमक उठी। हटो, सुरंग भी कभी सौतेली माँ हो सकती है भला? वह कितनी अच्छी है। उसकी बगल में जब सोया था तब मुझे लगा था कि जैसे माँ की गोद में सो गया हूँ। इसके बाद बच्चा फक्र से हंसता है, कूद कर पिताजी के पास पहुंचता है और मौसी को छोड़कर पिताजी के साथ चलने को तैयार हो जाता है। क्षणे रुष्ठा क्षणे तुष्ठा, अर्थात क्षण भर में रूठना और फिर मान जाना, संतुष्ट होना, यही तो बालक का स्वभाव होता है, बाल सुलभ मनोभाव भी। मौसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि रघु उसे छोड़कर अपने पिता के साथ वापस चला जाएगा। इसलिए उसने पूछा, रघु क्या तू सचमुच जाएगा? इसकी प्रतिक्रिया जो रघु पर होती है उसका चित्रण करते हुए कहानीकार लिखती है, सचमुच यानी पगली मौसी क्या पूछती है, जानती ही नहीं। मैंने सिर हिलाया। रघु के मन में एक बात घर कर चुकी है कि वह अपने पिता के साथ अपने गांव में स्वतंत्र रहेगा,
खूब मज़े में रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने मित्रों के साथ रहेगा। मौसी के यहाँ सारी सुख सुविधाएं तो है, लेकिन एक बेगानापन महसूस भी करता है रघु। ऐसी बात नहीं कि मौसी के यहाँ उसे रहना पसंद नहीं है, लेकिन उसे अधिक पसंद है पिताजी के साथ चलकर मछलियाँ पकड़ना, बेंदित और श्री बाल सखाओं को ढेर सारे समाचार देना। इस कल्पना में वह परम प्रसन्न है। इसलिए रघु से जब पूछा जाता है, यहाँ तुझे अच्छा नहीं लगता, तो रघु बिना किसी लाग लपेट के सीधा जवाब देता है, यहाँ मुझे अच्छा लगता था, पर पिताजी के साथ और भी अच्छा लगेगा। ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे का हृदय कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसे मनचाहा रूप प्रदान किया जा सकता है। बाल सुलभ चेष्टाओं से हम बाल मनोविज्ञान को उद्घाटित होते पाते हैं, जिसे लेखक ने बड़े सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। इस मनोवैज्ञानिक उद्घाटन में लेखक ने सैद्धांतिक जटिलताओं को न अपनाकर बच्चे की चेष्टाओं और क्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। रघु के व्यवहार से उसकी मनस्थितियाँ भी स्पष्ट होती है। बाल मनोभाव की दृष्टि से ओ रे चुरुंगन मेरे एक सफल कहानी है। मातृहीन बच्चे के मनोविज्ञान का सफल रूपायन करने वाली कहानी है। मीना काकोडर मनोवैज्ञानिक कथाओं की सफल लेखिका है। वे घटनाओं के कोरे वर्णन को महत्व न देकर मानव के अंतर्मन की परत दर परत को उज्जीवित करने में अधिक रुचि लेती है। फलस्वरूप इनकी कहानियों में भावात्मक गहराई होती है, न कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों की उबाऊ व्याख्याएं। मौसी हो या रघु के घाव प्रतिघात, चित्त के परिवर्तनों एवं प्रतिक्रियाओं का अंकन सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।